नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ कुशल मंगल होगा और आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो आज हमारा पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल लाइक टू मेक एन स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन दैट स्टेटमेंट। मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ और वो फेमस वक्तव्य है और मैं चाहता हूँ आप उसे समझ लें। Sun is the ultimate source of life for survival of all living things on earth. सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है जिंदा चीज़ों को जिंदा रखने के लिए इस धरती पर। जब मैंने ये चीज़ कही है तो जिंदा चीज़ों में हम दो प्रकार की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, लाइट का क्या काम होता है? The light energy obtained from the sun helps to convert carbon dioxide, water and minerals into carbohydrates. लाइट एनर्जी जो सन से हमको प्राप्त होती है वो क्या मदद करती है? वो मिनरल्स और वाटर जो ज़मीन से हमको मिले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से मिली है उसको लाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लाइट के द्वारा क्लोरोफिल उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करती है और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फूड प्लांट के अंदर स्टोर होता है। जब ये प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फूड चेंज होता है तो इसी दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। द ऑक्सीजन इज रिलीज इन एटमोसफियर। सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इज व्हाट? इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइट इज एबल टू सिंथेसाइज द फूड फॉर प्लांट्स from minerals, waters and carbon dioxide in the presence of chlorophyll, store it in the form of carbohydrate and is able to generate oxygen which is released back into the atmosphere from the stomata of the plants. Light chlorophyll के presence में पानी, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक प्रक्रिया करके पेड़ों का खाना बनाती है जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पौधों के अंदर रुक जाता है, तथा इसी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन जनरेट होती है जो स्टोमेटा द्वारा वातावरण में रिलीज़ कर दी जाती है और बाकी जानवर उसका सांस लेने में उपयोग करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? हेट्रोट्रॉफ्स आर डिफाइंड एज दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। हेट्रो मीन्स अदर, ऐसे जीव जो दूसरे पौधों पे या दूसरे जानवरों पे आश्रित होते हैं अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है: हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स? ऐसे जीव जो पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं और सिर्फ पौधों को खाते हैं, जैसे घास, पत्तियाँ, फूल, फल, ये सब खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ऑल दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स ओनली फॉर देयर फूड आर हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल काऊ, बफेलो, गोट, शीप एक्सेट्रा, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स, मांसाहारी जानवर, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके उनका मांस खाते हैं तथा उससे अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स which kill the other animals and eat their food for their food supplement requirements and eat the flesh as of these animals as the food supplement requirements, then they are called as carnivorous. Examples: lions, tigers and sharks. Now talking about omnivores. दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पौधे भी खा सकते हैं, पौधों के द्वारा बनाई गई चीज़ें तथा मांस भी खा सकते हैं, और ये एनिमल्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑमनिवोर्स। दे कैन टेक द सप्लीमेंट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन्स, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। नाउ दीज आर, जैसे हमने बात किए थे, 2 मोड्स ऑफ मेन न्यूट्रिशन होते हैं: ऑटोट्रॉफ्स जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स जहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अब देयर आर सम स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. These special modes of nutrition in plants are of 4 types: parasitic, insectivorous, saprotrophic and symbiotic. Parasitic means परजीवी पोषणता. What is parasitic nutrition? This kind of nutrition is followed by those plants which take their food from the host plants are called as the parasitic plant, and their nutrition is known as parasitic nutrition. परजीवी पौधे वो होते हैं जो दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं। आश्रित होने वाले पौधे जिसके ऊपर वो पलते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। वो इस
आश्रित वाले पौधे होस्ट से अपने खाने की पूरी ज़रूरतें पूरी करते हैं। सेकंड पॉइंट, in this kind of nutrition the parasitic plant does not contribute or benefit host plants but cause damage to them। इस तरीके के न्यूट्रिशन में जो आश्रित पौधा जिसके ऊपर परजीवी पौधा चिपका होता है या उसके ऊपर होता है, वह किसी भी तरीके से आश्रित पौधे को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ पेड़ों पे पीली कलर की लताएं टंगी होती है, उनको हम कहते हैं अमरबेल। इनको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज कस्कूटा भी बोलते हैं। दिस इज ए पैरासिटिक न्यूट्रिशन टाइप। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे पौधे जो कीड़ों को अपने अंदर ले लेते हैं, उनको मार डालते हैं, उनको सड़ा करके उनके बॉडी के अंदर से जो जूसेस निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने खाने के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। These are the ones that derive most of their nutrition by trapping insects and by killing them, along with absorption of nutrients from decaying dead body of animals। पहले वो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर ले लेंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे, मतलब उनको जकड़ लेंगे या फंसा लेंगे, फिर उनको मार डालेंगे। जब वो मर जाएगा तो उसके बॉडी को उसकी बॉडी उसके अंदर सड़ेगी और सड़ने के कारण उस बॉडी से जो जूसेस निकलेंगे वो उसका उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल इज वीनस फ्लाई ट्रैप। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे पौधे जो उस जगह उगते हैं जहाँ पे चीज़ें सड़ रही हों या मर गई हों, तो उनको हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इन पौधों को हम सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड एज सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मरे हुए और सड़ी हुई चीज़ों से जब अपनी पोषकता ली जाती है पौधों द्वारा, तो उनको हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखते हैं और इन पौधों को हम सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, जिसे हम कुकरमुत्ता बोलते हैं। आपने देखा होगा मशरूम, कभी आपने देखा होगा कि कोई पेड़ की डाल नीचे गिर गई या तना नीचे पड़ा हुआ है, वो पानी के और धूप के कारण सड़ रहा है, उसमें मशरूम ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस मीन्स एक दूसरे पे आश्रित। The relationship is between two or more organisms in which they share their nutrition and shelter। दो चीज़ों के बीच में एक परस्पर संबंध होता है जिसके कारण वो अपना खाना, अपने पोषक तत्वों को और शेल्टर, अपने रहने के स्थान को शेयर करते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। फ़ायदेमंद का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स जब खेतों में खेतों की जुताई होती है और उसमें केचुए अपना जगह बना लेते हैं, तो केचुए मिट्टी को निगलते हैं और जब वो उस मिट्टी को अपने थ्रू पास करते हैं तो वो खाद के रूप में चेंज हो जाती है। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्योर्स फ्रॉम अर्थवॉर्म्स इज नोन एज वर्मी कल्चरिंग, राइट। और इससे जो कंपोस्ट बनती है, इससे जो खाद बनती है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो खेतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये तो हो गया बेनिफिशियल टाइप। नॉन बेनिफिशियल टाइप, सपोज़ करिए आपके घर में लकड़ी का पलंग है या लकड़ी का फर्नीचर है, उसके अंदर खटमल हो गया। अब वो खटमल उस फर्नीचर को नुकसान भी पहुंचा रहा है, अगर आप उस पर लेटे तो आपका खून भी चूस रहा है, तो ये आपका नॉन बेनिफिशियल सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, किस तरीके से हम ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों को वापस स्थापित करते हैं। वन इज़ नेचुरल रिप्लेसमेंट एंड आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट। हम प्राकृतिक तरीके से तत्वों को वापस करते हैं और या दूसरा अप्राकृतिक तत्वों द्वारा हम वापस करते हैं। नेचुरल रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। लेग्यूम शब्द जब भी आएगा तो आपको वो पौधे मिलेंगे जिनके अंदर बीजा पैदा होता है, जैसे मटर, चना, मूंगफली, ये सारे लेग्यूमिनस पौधे होते हैं। लेग्यूमिनस पौधों के रूट्स जो होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं, और इन छोटी छोटी गांठें यानी नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया का मेन काम होता है कि वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को फिर से स्थापित करता है। अब आप कहेंगे कि नाइट्रोजन की क्या ज़रूरत है? अगर आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो किसान रासायनिक खादें डालता है उसके अंदर दो प्रमुख खादें होती है, NPK और DAP। NPK मतलब हुआ नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, यानी नाइट्रोजन की भी
आवश्यकता हमको खेती में होती है। दूसरा होता है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनिया एक नाइट्रोजन से बना हुआ प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बना हुआ प्रोडक्ट है, दैट मीन्स नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। अब जब ये हम इस प्रकार की फसल बोते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की फसल बोते हैं, तो उनकी जड़ों के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं और नोड्यूल्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नेचुरली नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर वापस ले आते हैं। दिस इज़ नोन एज नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। Natural replenishment can be done by growing leguminous crops like grams, peas and etc. Leguminous plants आप उगाएं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, मूंगफली हुआ, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। अब बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। रूट्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्यूल्स, गांठों के अंदर। Rhizobium bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into useful form, which is useful for development of fertility of soil. हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रमुख भाग नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और इस नाइट्रोजन को उस रूप में रासायनिक प्रक्रिया से उस रूप में चेंज करता है तथा ज़मीन के अंदर वापस मिश्रित करता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति फिर से ज़मीन के अंदर हो जाती है। आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, दिस इज डन बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। आप खाद डालें, गोबर की खाद डालें, सड़ी हुई पत्तियों की खाद डालें, ये हो गए मैन्योर्स। आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डालें, रासायनिक खादें डालें जैसे यूरिया, DAP, NPK, ये हो गए फर्टिलाइज़र। जब आप इन सब चीज़ों को ज़मीन में मिला करके ज़मीन की गुणवत्ता फिर से बढ़ाते हैं, उसके अंदर वापस खनिजों को पहुँचाते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट कहते हैं। दिस इज डन बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। Why do we need to replenish the nutrients in soil? अब इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको लगा कि हमारे अंदर ताकत आ गई, हमको शक्ति प्राप्त हुई, फिर हम काम पे लग गए। जब हम काम करने लगे तो धीरे धीरे हम कहते हैं अब हमको थकान हो रही है, और थकान का मतलब क्या होता है? वो जो शक्ति हमने ग्रहण करी थी वो धीरे धीरे कम हो रही। इसके लिए उस शक्ति को वापस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम दोबारा खाना खाते हैं। हम दिन में 3 बार भोजन क्यों करते हैं? 3 बार भोजन इसलिए करते हैं कि हम अपने शरीर के अंदर शक्ति की मात्रा को स्थापित एक रूपता से हर समय कर सके। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर होता है। जब ज़मीन के अंदर आप कोई भी क्रॉप, फसल उगाते हैं या पौधा उगाते हैं, तो वो ज़मीन में उपलब्ध खनिजों और तत्वों का पानी का उपयोग करता है, पानी से मिश्रित होकर के उपयोग करता है। ये तत्व जब अगर लगातार उपयोग होते रहे तो ये ज़मीन के अंदर कम हो जाएंगे। ये प्रक्रिया नहीं हो, ज़मीन के अंदर पोषक तत्व कम नहीं हो, तो उसके लिए हमको ज़मीन को बाहर से या नेचुरली उसको वो चीज़ें देनी होती हैं जिसके कारण ये तत्व वापस उसके अंदर स्थापित हो जाए और हमारी ज़मीन की गुणवत्ता और उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी बनी रहे। It is the utmost importance to replenish the nutrients into the soil because all nutrients at the soil are used by the plants during growth process. हमको ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों को वापस स्थापित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब पौधे इस ज़मीन पे उगते हैं या फसल इस ज़मीन पे उगती है तो वह ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग कर चुके होते हैं और उनकी मात्रा कम हो चुकी होती है। उस मात्रा को वापस स्थापित करने के लिए हमें पोषक तत्वों को वापस ज़मीन में डालना पड़ता है। नाउ दिस फिनिशेस योर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Please go through your notes, go through your videos properly, and if you have any doubts, get back to me. God bless you all. Thank you so much.